ये हमारी सोसाइटी है। ओके, और ये हमारा इंडिविजुअल है। जैसे आप, मैं, कोई भी। अब जिंदगी में दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक होते हैं मॉरल्स। आज बताऊंगा ये क्या होते हैं। और दूसरे होते हैं वर्च्यूज। मॉरल्स बेसिकली ये बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे कहते हैं मॉरल्स। अब समस्या मन में ये है कि सही है क्या। ये अंतर तो कर देते हैं कि सही और गलत के अंदर अंतर कर देंगे, अच्छे और बुरे के अंदर अंतर कर देंगे, मॉरल्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आनी चाहिए। जिंदगी में यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छा क्या है ये हमको पता हो। और ये अच्छा पता चलता है हमारे को वैल्यूज से। वैल्यूज का क्या अर्थ होता है? वैल्यूज बेसिकली हमारे आइडियल्स होते हैं। जिन्हें हम कहते हैं आदर्श। संस्कृति हमारा चला आ रहा है पूरे कि हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो हम उसको बहुत महत्व देते हैं। पड़ोसी है उसकी हेल्प करनी चाहिए, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमें, ये सब चीजें वो है जो हम अपनी संस्कृति से सीखते हैं। जो हमारे आदर्श होते हैं, हमारे आइडियल्स होते हैं लाइफ के, वो बताते हैं कि क्या सही चीज है। आज जब कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या ठीक है उस समय करना, क्या एक्शन हमें लेना है, वो हमारे आदर्श बताते हैं कि हेल्प करो उसकी। मेरा ऑफिस लेट हो रहा है, जब हो जाने तो कोई बात नहीं, मैं तो एक बार इसकी हेल्प करूंगा, इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, इसके बात करूंगा। दैट गिव्स द मॉरल्स कि क्या सही क्या गलत हमें हमेशा अपनी वैल्यूज से पता लगता है। तो मॉरल्स हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। तो हर आदमी कोशिश करता है, जैसे अब आप लोगों ने सबने बात की, एक मॉरल्स के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, सही काम करना चाहते हैं, गलत चीजों को दूर करना चाहते हैं, उनको सुधार लाना चाहते हैं। सो दीज आर मॉरल्स। अब क्या है कि मॉरल्स होते हैं इंडिविजुअल स्तर पर, मॉरल सोसाइटी के नहीं होते। सोसाइटी की तो वैल्यूज होती हैं, वो बता रही हैं हमें कि क्या मॉरल्स होने चाहिए। तो मॉरल्स ये इंडिविजुअल की होती हैं, इसलिए इसको हमने इंडिविजुअल लेवल से जोड़ने की कोशिश की है कि मॉरल्स इंडिविजुअल आदमी। मेरे मॉरल तो ये है, मेरा जिंदगी का सिद्धांत तो ये है कि मैं तो लड़ता रहूंगा करप्शन के अगेंस्ट, चाहे कुछ भी हो देखा जाएगा, सही के लिए अपनी आवाज उठाऊंगा। चाहे कोई नाराज हो, चाहे सीएम नाराज हो, चाहे कोई मंत्री नाराज हो, अल्टीमेटली सबको एक ऐसा ऑफिसर जरूर चाहिए होता है जो कि सही काम करने वाला हो। गड़बड़ ऑफिसर भी चाहिए होते हैं नेताओं को, लेकिन अच्छे ऑफिसर जरूर चाहिए होते हैं, बिकॉज सरकार चलानी है ना। सरकार के लिए जो इमेज बननी है वो बनानी है ना। तो जब मॉरल्स हैं किसी के, इन मॉरल्स को सोसाइटी देखती है, यार ये तो बड़ा सिद्धांतिक जीवन बिताने वाला आदमी है भाई, बहुत सही आदमी है, उसकी इज्जत करनी शुरू करते हैं लोग। और लंबे समय तक देखते रहते हैं कि ये जो आदमी मॉरल्स के साथ जिंदगी बिता रहा है, यार उससे तो बड़ा सोसाइटी को लाभ हो रहा है। जो दिक्कत है उसके लिए खड़ा रहता है आदमी, हर समय आगे रहता है लोगों की मदद करने के लिए, हर चीज में सही चीज हो उसको स्थापित करना चाहता है। तो ये 20-22 साल तक, 50 साल तक, 25 साल तक ये समाज देखता रहता है कि भाई ये मॉरल जो ये फॉलो कर रहा है, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। और जब 20-25 साल तक उन मॉरल्स को देख लेता है समाज, और समाज को लगता है कि ये समाज के लिए बेनिफिट करने वाले हैं,
देन सोसाइटी, इट एक्सेप्ट्स दीज मॉरल्स एज सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, उनको फिर सोसाइटल स्टैंडर्ड बना देती है सोसाइटी। समझ में आई बात? जो मॉरल्स देखे हमने आदमी में, इंडिविजुअल में देखे, और उन मॉरल्स के आधार पर अब जब हमने देखा कि यार वाकई में ये मॉरल्स के साथ चल रहा है आदमी, लाभ का है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, तो सोसाइटी फिर उसको अपने सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के रूप में अपना लेती है, राइट? इसी प्रकार ये वर्च्यूज होते हैं। वर्च्यूज का क्या मतलब होता है तो बच्चा बताएगा? वर्च्यूज का मतलब होता है सद्गुण। दारू नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं वो गलत काम नहीं करूंगा, वो हमारे सद्गुण होते हैं। अब अगर मैं अपनी जिंदगी सद्गुणों के साथ बिता रहा हूं, बड़ा मजा आता है। आज अगर आप मेरे बैचमेट्स को देखें मेरे साथ खड़े हुए, तो आपको लगेगा कि उनकी उम्र मुझसे 10-10 साल ज्यादा है। क्यों? लड़े नहीं हो, सद्गुणों के साथ लड़े नहीं। और जब सद्गुणों के साथ नहीं लड़ोगे तो आपको सपोर्ट करने कौन आएगा? आपके वही सद्गुण तो सपोर्ट करने आएंगे आपको। अर्थात अगर आप जिंदगी में सद्गुणों के साथ अपना जीवन बिता रहे हो, अच्छे आचार विचार, जिंदगी में अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो आप एक वर्चुअस लाइफ बिता रहे हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सद्गुण सहित लाइफ बिताने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आज आपको। तो वो वर्चुअस लाइफ है। अब ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कौन होते हैं? इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कौन होंगे? लोग। लोग ही तो हैं सारे, तभी तो सोसाइटी बनेगी। यानी कि जिंदगी की कठिनाइयों को, जिंदगी के कठिन रास्तों को आसानी से पार कर पाना जब संभव है, जबकि हम वर्चुअस लाइफ बिता रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे एक एग्जाम में। तो इसका मतलब यह हुआ, ये सद्गुण, कोई ना कोई लड़ने वाला है इनसे, इनका विरोध करने वाला है, जब भी तो सब सद्गुण नहीं रख पाते। आप 10 तक 11 तक स्कूल में पढ़ रहे हो, 12 तक कोई सिगरेट नहीं पी रहा, कोई दारू नहीं पी रहा, कॉलेज में पहुंचे, किसी ने कहा यार एक सिगरेट, अरे नहीं नहीं, मेरे फादर मदर ने बिल्कुल मना कर रखा है, सिगरेट विगरेट कुछ पीने नहीं है, मैं इस पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे कौन कह रहा है तुमसे पीने के लिए? एक कष्ट ला के देखो, पता तो चलना चाहिए तुम्हें क्या है, तो पता कैसे लगेगा ये खराब है? तो उसने आपको सिगरेट का कष्ट दिलाया और धीरे धीरे आप सिगरेट पीने लग गए। शुरू में तो वो पिला रहा था ना फ्री में, बाद में आप पिलाने लग गए। अर्थात आपके चारों तरफ कुछ ऐसी चीज ने घेर लिया आपको, जो आपके सद्गुणों पर अटैक कर लिया। सद्गुण पर अटैक हो गया ना, जब तो जिंदगी में लोग गलत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। धोखा देना, कपट करना, चोरी चपाटी, ये सब कुछ सीख जाते हैं। बच्चियों के साथ सही व्यवहार नहीं करना, उनको समाज में जो स्थान होना चाहिए वो नहीं देना। तो जब ऐसा क्यों हो रहा होता है? ये जो वर्च्यूज होते हैं ना बेटा, ये हमेशा वाइसेस से घिरे होते हैं। इनको कहते हैं वाइसेस। वाइसेस दुर्गुण नहीं है, वाइसेस दुर्गुण नहीं है, वाइसेस अवगुण है। एक तो हुए सद्गुण, एक हुआ अवगुण, एक होता है दुर्गुण। दुर्गुण मीन्स खराब आदतें, खराब सब कुछ होगा, दैट इज दुर्गुण। हम यहां बात कर रहे हैं वाइसेस की। ये वाइसेस वैसे ही है जैसे कि कोरोना वायरस होता है। मैं हमेशा वाइसेस को हमेशा इसलिए को कहता रहा हूं कि ये बेसिकली कोरोना वायरस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमेशा अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं वर्च्यूज पर। पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कराओ इस आदमी से। अब ये दोनों जो वाइसेस हैं, एक वाइस कहलाता है वाइस ऑफ डेफिशिएंसी,
और एक कहलाता है वॉइस ऑफ एक्सेस। मान लो इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। मान लीजिए हेल्थ एक बड़ी अच्छी चीज है भाई, तो आदमी को हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। तो आप हेल्दी है ना, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, इट्स गुड। लेकिन अब लग गए आप प्रोटीन के डिब्बे लाने, ये ला रहा हूं मैं, वो ला रहा हूं, मेरी मसल मोटी मोटी बननी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, एक्सेस में हो गया, हर चीज एक्सेस में करने लगे। तो मतलब आप में वॉइस ऑफ एक्सेस आ रही है। अब आपको तंग करने लगेगी वो वॉइस ऑफ एक्सेस, वो जीने नहीं देगी आसानी से। आप देखोगे यार इसके तो यहाँ पे बड़े बड़े मोटे दिखते हैं यार, यहाँ पे क्या इसकी मसल्स है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। और प्रोटीन्स की दुकान चल रही है, हजारों लाखों जितने भी ये जिम्स होते हैं सब में मेनली प्रोटीन बाहर बिक रहा होता है, सब खरीद रहे होते हैं। दैट इज वॉइस ऑफ एक्सेस। और वॉइस ऑफ डेफिशिएंसी इस हेल्थ के बारे में क्या हुआ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे अपने बारे में। बाहर गए, गोलगप्पे भी खा लिए गंदे से सड़े से, गंदा पानी, गंदा एसिड, सब कुछ गंदा मिला, लेकिन वहां पे खड़े होकर हमने गोलगप्पे खा लिए। हम अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, कुर्सी में बैठे रहते हैं। दैट इज वॉइस ऑफ डेफिशिएंसी। इसका मतलब अगर वॉइस ऑफ डेफिशिएंसी ना हो और वॉइस ऑफ एक्सेस भी ना हो, तो हमारे पास वर्च्यूज होंगे। तभी तो होंगे वर्च्यूज। अगर हम वॉइस ऑफ एक्सेस को दूर कर दें और वॉइस ऑफ डेफिशिएंसी को भी दूर कर दें, तो हमारे पास होंगे यानी कि सद्गुण। अर्थात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी के सिखा रहा हूं आपको कि हमें एक बात ध्यान रखना है। जैसे जब हम कोरोना टाइम में थे, कोविड टाइम में, हमें एक चीज थी, हम मास्क लगा के रहते थे। क्यों लगाते थे मास्क? क्यों लगाते थे मास्क? वायरस एंटर क्या करता था? वायरस एंटर होके, वायरस अगर एंटर होता था तो क्या बुरी बात थी? क्या करता था वो? ये मैं साइंस में पढ़ाऊंगा आपको। ये लंग्स है आपके, मान लीजिए लंग के ऊपर एक फिलामेंट्स होते हैं, बारीक बारीक फिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं बेटे? ये म्यूकस होता है ना, म्यूकस, नोजी जो अपने निकलती है उसे कहते हैं म्यूकस, वो म्यूकस होता है। तो ये क्या करता है, जैसे म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा होके आया, तो ये फिर मुड़ता है इधर, ये यहां तक आता है, म्यूकस को यहां ट्रांसफर करता है, फिर ये म्यूकस यहां ट्रांसफर होता है, फिर यहां ट्रांसफर हुआ, यहां ट्रांसफर हुआ, और हमारी श्वास नली में से आके हमारी नोजी तक पहुंच गया। ओके। अब कोविड क्या करता है, वायरस क्या करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सीखने साइंस के अंदर। सबसे पहले क्या करता है, बॉडी में घुसते ही, इसलिए हमारे मास्क लगाते थे हम, इनको काट देता है। काट दिया, अब ये तो रहे नहीं, नहीं रहे ये तो। अब म्यूकस का क्या हुआ, यहां आया म्यूकस, अब कहां जाए भाई, तो है ही नहीं, कैसे जाए? तो यहां गिरेगा, और ये म्यूकस यहां पर इकट्ठा होता चला जाएगा। लंग्स क्लॉग, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके ढूंढते रहते थे लोग बेचारे, वेंटिलेटर्स पे जाते थे, क्योंकि ये कट चुके हैं और अब क्लॉग होता जा रहा है, खांसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इम्यून सिस्टम, उसको पता ही नहीं था कि कोविड जैसा वायरस भी होता है, तो इम्यून सिस्टम भी लड़ नहीं पा रहा था हमारे से। तो अर्थात म्यूकस जब यहां जमने लगा, तो हमारा जो लंग था वो क्लॉग होने लग गया, सांस लेनी बंद, और अगर किसी को अच्छा वेंटिलेशन और ये सिस्टम नहीं मिल पाए, तो एक दो दिन जिंदा रहेगा और सडनली डेथ, बिकॉज लंग पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरत थी कि हम यहाँ पे एक मास्क रखें। तो ये मास्क ये था कि जो कोविड का जो वायरस है ना, ये यहाँ पे एंटर ना कर पाए, यही था ना। और फिर हम क्या कहते थे कि दूसरे लोगों से इतनी दूर चलो, कहते थे ना, इतनी दूर चलना चाहिए भाई, कहीं वायरस ना लग जाए अपने। दो चीज थी, मास्क और
दूर रखना। अब वापस वहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिंदगी में हमें दो चीज याद रखनी है। एक, हमेशा मास्क रखना ध्यान से, जो कि नाक पे और मुंह को हमेशा ढक कर रखे, अर्थात इन वाइसेस को दूर रख सके। ये वाइसेस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सके। सो ऑलवेज हैव ए मास्क, स्ट्रॉन्ग मास्क अपने पास रखो। सेकंड, हमेशा पोस्चर ये रखना है वाइसेस के अगेंस्ट। जिनको हम एक हाथ दूर रखना चाहते हैं ना, हम पहले क्यों अटैक करने दें अपने उनको ऊपर? लेट्स बी प्रिपेयर्ड। ठक हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमें ऐसे अवसर आएंगे, जब आप ज्वाइन करोगे एज एसडीओ, तो आपके पास लोग आएंगे, साहब मिठाई का डिब्बा लेकर आए। जब आप उसको बाद में उनके जाने के बाद खोलोगे तो आपको उसके अंदर कुछ रुपए मिलेंगे। यू आर गॉन। वंस यू हैव टेकन मनी फर्स्ट टाइम, यू आर गॉन फॉर एवर। क्योंकि जिंदगी में इंटीग्रिटी पार्शियल नहीं होती। थोड़ा सा बेईमानी करिए, थोड़ा सा करप्शन किया है, या तो आप करप्ट है या नहीं है, तब बीच का रास्ता कोई नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें इन दोनों वाइसेस को अपने आर्म लेंथ पे रखना है। ये पोस्चर हमेशा उनके पर बनाए रखना है, उनके अगेंस्ट, और एक मास्क हमेशा रहना है, अच्छी तरह से नोज भी ढकी रहे और माउथ भी ढका रहे। अर्थात ये हुआ कि समाज में जो वर्चुअस लाइफ बिता रहा है, जो वर्च्यूज के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाह रहा है, जो सद्गुणों के साथ जी रहा है, उसको समाज देखता है, यार ये बड़ा सही आदमी है, ये आदमी देखो समाज को कितना फायदा पहुंचा रहा है, कोई तरह की गड़बड़ चीज, गलत चीज को रोक रहा है करने से, और अपनी जिंदगी को एक आदर्श जिंदगी बना रखा है इसने। सोक्रेटिस करते थे ये, सुकरात जिसको आप कहते हैं हिंदी में, सोक्रेटिस, उनका सिद्धांत था ये। तो जब सोसाइटी अगेन इन लोगों को देखती है, सद्गुण वालों को, तो ये क्या होता है, ये वर्चूज भी सोसाइटी देख रही होती है। और ये थोड़ा सा गंदी लाइन बन गई, माइंड मत करना। तो ये फिर ये जो वर्चूज थे, इनको भी सोसाइटल स्टैंडर्ड बना लेती है सोसाइटी। 20-25 साल तक, 50 साल तक देखती है। ये जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये 90% टीचर्स को पता नहीं होता क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं ये। इन सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं हम? ये सोसाइटल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं एथिक्स। ऐसे एथिक्स के कंसेप्ट का जन्म होता है, ये बन जाते हैं एथिक्स। तो एथिक्स क्या है? वो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जिनको कि सोसाइटी ने परखा इंडिविजुअल्स को देख देख कर, और उसको फिर बना लिया सोसाइटल स्टैंडर्ड्स कि अब ये सबको पालना करना है भाई। अब एक बार सोसाइटल स्टैंडर्ड बन गए लाइफ के अंदर, समाज में बन गए, बने हुए हैं ना हम लोग। कोई सब जगह थोड़ी पुलिस खड़ी मिलती है अपने को, थोड़ी है कि आपके दो जनों के बीच में पुलिस यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, तुम इसका बदतमीजी नहीं कर सकते, लड़के के साथ लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं खड़ी। क्यों पालना करते हैं हम? क्योंकि हम बंधे हुए हैं सोसाइटल स्टैंडर्ड से। अब क्या होता है बेटा, ये जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं, ये अब हर जने के द्वारा पालना किए जाते हैं, सब फॉलो करते हैं इनको। तो सब जने फॉलो कर रहे हैं, चल रहा है समाज आराम से। लेकिन कुछ तो होते हैं ना बदमाश, जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, कभी 3 व्हीलर में झगड़ा कर रहे होंगे, तो कोई बस में झगड़ा कर रहे होंगे, तो मोटरसाइकिल को फुल स्पीड से चला रहे होंगे, डरा रहे होंगे, कोई जा रहा है उसके पास से निकाल के ले जाएंगे, गाड़ी के आगे से निकाल के ले जाएंगे, किसी की चेन खींच लेंगे, किसी कहीं कहीं चोरी कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। ऐसे है ना बहुत सारे लोग हैं, धोखाधड़ी बेईमानी ये सब चलता है। ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो नॉट फॉलोइंग।
एथिक्स। तो अब सोसाइटी क्या करती है, क्या कर सकती है सोसाइटी? सबसे पहले सोसाइटी क्या करती है? ऐसे लोगों को सबसे पहले सोसाइटी क्या करती है? हाँ, आइसोलेट, बेसिकली आइसोलेट कर देती है उनको। हम उनको सामाजिक फंक्शनों में बुलाना बंद कर देते हैं, बदतमीज से बोलता है, गालियां देता है, ये करता है, वो करता है। उनको अपनी आसपास के सरोकार से दूर करने लग चले जाते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं। सो सच पीपल आर बेसिकली फर्स्ट आइसोलेटेड। तो सोसाइटी के पास डंडा तो है नहीं कि डंडा मार के ठीक करे। कौन मारेगा भाई अकेला डंडा? किसी को कैसे मारेगा डंडा? तो डंडा तो मार नहीं सकते, तो उसको आइसोलेट कर देते हैं। अब एक समस्या आ जाती है भाई, लेकिन वो तो चोरी करने लग गया, और रातों को घरों खाली दिखे और वहां चोरी करने लग गया, यहां करने लग गया, मर्डर करने लग गया, रेप करने लगा। ये बड़ा मुश्किल हो गई मामला। इसका मतलब ऐसे लोगों को अब टैकल करने के लिए हमारे पास कोर्ट चाहिए जो उसको सजा सुना सके। तो कोर्ट्स क्या पालना कर रहे हैं? कोर्ट्स के ये कानून होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं कानून? जैसे हम कहते हैं पहले पुराने जमाने की आईपीएस आईपीसी होती थी, क्या होता है उसके अंदर? किसी ने अगर मर्डर का अटेम्प्ट किया, इतने साल की सजा। किसी ने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया, इतने साल की सजा। किसी ने दुर्व्यवहार किया, इतने साल की सजा। इसका मतलब जो कानून बन रहे हैं वो क्या है? कानून सोसाइटल स्टैंडर्ड को एंश्योर करने के लिए जितने भी कानून बने हुए हैं, ये जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं, तो यहां पर ये देख रहे होते हैं लॉ। तो हम सोचते हैं ना लॉ है, लॉ है, क्या है लॉ? लॉ कुछ नहीं है। लॉ बेसिकली सोसाइटल स्टैंडर्ड्स यानी कि एथिक्स को सुनिश्चित करने के लिए तो है। ये इसलिए तो बना हुआ है कानून, ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते, आदमी डरता है, इसलिए बनाए गए लॉज। यानी कि इन लॉज को ऐसे बनाया गया ताकि जो हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी पालना कराई जा सके समाज के अंदर। क्योंकि अब तो आइसोलेशन में तो माना नहीं वो आदमी, तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए लॉज होंगे। लॉज को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी पालना कराने के लिए कोर्ट्स होंगे। अब कोर्ट्स तक आदमी कैसे आए? कौन लाएगा उनको पकड़ के? भाई पुलिस लाएगी ना। तो इसका मतलब अब हमारे पास इस आदमी को पकड़ कर ले जाने के लिए यहां पर पुलिस का निर्माण होगा। ऐसे हुआ सोसाइटी के अंदर एथिक्स का सब चीजों का जन्म। तो ये तो एक परिपेक्ष हमने यहां पे देखा। अब सेकंड परिपेक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम मॉरल्स सीख गए कि मॉरल्स क्या है, हम ये भी सीख गए कि वर्चूज क्या है, हम ये भी सीख गए कि वैल्यूज क्या है, हमारे आइडल्स, आदर्श, वो हमारे वैल्यूज हैं। अब बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमारी जिंदगी में टॉर्च होती है। देखिए कभी टॉर्च आपने महसूस की? अंदर कहीं टॉर्च जल रही है, टॉर्च की लाइट अंदर महसूस हुई कभी? लाइट है यहाँ पे, एक टॉर्च है। तो देखना ध्यान से, रात को जब सो ना, टच करके देखना, आपको यहाँ पर एक टॉर्च नजर आएगी। वो टॉर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर। ये टॉर्च हर आदमी के अंदर है। क्या कहते हैं इसको? ये कभी गलत नहीं करने देती हमको। ये टॉर्च हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती रहती है। राकेश, नो, डोंट गो एट दिस वे, दिस इज रॉन्ग रास्ता, कम बैक, कम बैक, रास्ते पे चलो।
मैं जो तुम्हें कह रही हूं वो सही है। क्या कहते हैं इसको? है इनर वॉइस, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज। वो कभी गलत नहीं बताएगी आपको, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, ये हमेशा यहां है इस जगह। सो इसको हम कहते हैं दिस इज अवर इनर वॉइस, इनर लाइट और कॉन्शियस। एक क्वेश्चन इस पर हमेशा पक्का आता है, ये बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं आज, एक बेसिक कंसेप्ट आपको। ये डायग्राम हमेशा काम आएगा। ये डायग्राम पूरा एथिक्स में इसी डायग्राम की सहायता से पढ़ाता हूं। ये डायग्राम समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जिंदगी के लिए वैसे भी जरूरी है। आपको पता है जब बच्चे मेरे से इस क्लासेस को पढ़ रहे होते हैं, 80% बच्चे आंसू बहा रहे होते हैं, 80%। कभी आप मेरे कोर्सेज के कमेंट देखिएगा यूट्यूब पे, कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर हमने आज क्या पढ़ा। हर बच्चा ये कहता है कि सर जिंदगी चेंज हो गई। बहुत बड़ी चीज है ये। किसी टीचर को ऐसा कमेंट मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए उस टीचर को जिंदगी में। मैं तो इसलिए पढ़ाता रहता हूँ, और इसलिए मेरा एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिन, ये मेरे बड़े प्रिय सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो कॉन्शियस है, जो इनर लाइट है, ये हमेशा हमें सही रास्ते पे ले जाती है। लेकिन कई बार बहुत गड़बड़ होता है, फिर हम गलत काम क्यों कर लेते हैं भाई? जब ये हमारे पास लाइट है, अंदर इनर लाइट है, टॉर्च है, कॉन्शियस है, फिर गलत काम क्यों? यस बच्चे, सो इग्नोर का मतलब क्या होता है? हाँ, हम क्या करते हैं इग्नोर करने का मतलब? इसके ऊपर हम काला कपड़ा ढक देते हैं। इस पर हम काला कपड़ा ढक देते हैं। अब ये तो इनर कॉन्शियस तो जल रही है, टॉर्च तो दिखा रही है। अब हम कह रहे हैं यार हमें नहीं दिखा रही, हमें नहीं दिख रही यार, हमने कपड़ा ढक दिया ना इसके ऊपर, इनर डार्कनेस, हमने तो कपड़ा ढक दिया। अब कुछ कहने वाला ही नहीं है कोई। वो तो जल रही है, वो तो अभी भी जल रही है, वो तो अभी भी तैयार बैठी है आपको बताने के लिए सही, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए हम अपनी जिंदगी में एज ऑफिसर कहीं भी किसी भी पोस्ट पे होते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, इसीलिए करते हैं। इनर कॉन्शियस तो है, लेकिन हम उसको खुद अपने हाथ से ढक देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसको ढक दिया, अब आप इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो आपने एक तरफ कर दिया, आप फटाक से नीचे गिरोगे और कहां पहुंचोगे? वाइसेस के जाल में। जैसे ही आपने कर लिया तो आप वाइसेस के जाल में पहुंच जाओगे। गए काम से। जिस चीज के लिए सब कुछ करना था, वर्चूस के सहायता से इनको अलग रखना था, हाथ मुंह में वो मास्क लगाना था, सब खत्म। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो जो इस रास्ते पे चलना था जिंदगी में, हमें तो मॉरल्स के रास्ते पे चलना था ना, मॉरलिस्टिक रास्ते पर। हमें तो मॉरलिस्टिक पाथ पे चलना था, गिर गए वापस। अब ये नहीं है कि अगर हम दोबारा, जब हम अपने आप को ठीक करना चाहें तो यहां से दोबारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट से। नो, जर्नी अब यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी वापस। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ एज ऑफिसर, या अदरवाइज भी अपनी जिंदगी में। आप कभी महसूस करना, बैठ के अपने रात को सोचो और जब देखना, मैं बहुत सारे सिद्धांत सिखाऊंगा बाद में। आज तो आपको फर्स्ट क्लास ले रहा हूं मैं, इसके लिए बता रहा हूं। तो अब हम इस रास्ते पे जाने थे, इधर से हमें वर्चुअस रास्ते पे जाना था, लेकिन हम तो गिरकर वापस वाइसेस की चंगुल में आ गए। अब इन वाइसेस से कैसे छुटकारा पाएं, ये अलग पूरा एक चैप्टर है, वो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि ये जो हमारी इनर कॉन्शियस है, आप पिछले साल के आरपीएससी के पेपर देखना, कितने ज्यादा बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब लगातार 2-2, 3-3 साल तक पेपर में क्वेश्चन आते रहे इसके ऊपर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस भी इसी से रिलेटेड है, जिसपे क्वेश्चन वैसे आता ही आता है हमेशा। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कहते हैं
जो मैंने बनाया है केवल, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, पूरे वर्ल्ड में कोई सी बुक ढूंढ लीजिएगा नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा ये। और इसको हमने नाम दे रखा है एथिक्स एथिक्स फाउंडेशन डायग्राम। ये कहलाता है EFD। बेटा इस डायग्राम की सहायता से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आरएएस में। मैं समझाऊंगा बाद में कैसे करते हैं इससे आंसर्स। आपके कितने मार्क्स आएंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप दूसरों से डिफरेंट होंगे, दूसरों को पता ही नहीं इस चीज का। ये जो मार्क्स कम आ रहे हैं ना, इतने इतने कम क्यों आ रहे हैं मार्क्स बच्चों? बच्चे वही रटे हुए इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप रटा देंगे आपको यहाँ खड़े होके। हाँ भाई एथिक्स का मतलब ये, पता ही नहीं उनको एथिक्स का मतलब, टीचर्स को नहीं पता, मेरी गारंटी है जो पढ़ा रहे हैं अपने जयपुर के अंदर, बिल्कुल गारंटी है, उनको पता ही नहीं है कि एथिक्स क्या होते हैं। पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को रटा दो, बच्चा देखेगा कुछ, हाँ यार कुछ आ रहा है कॉन्शियस, रट के अपना जो भी है लिख दो उसके अंदर। पर जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा आंसर कैसे लिखोगे? आपके नंबर आएंगे ही नहीं अगर आपने कंसेप्ट समझ के नहीं लिखा। ये तो हम इंस्टीट्यूशन में हम कर रहे हैं हर चीज। जब भी हम ऐसे टीचर्स को लेके आ रहे हैं जो कंसेप्ट को आपको अच्छे तरह से क्लियर करें, क्यों उन्हीं से तो आपके आंसर सही बनेंगे, नहीं तो आप आंसर कैसे सही दे सकते हो? तो इसके बाद जब हम ये बेसिक डायग्राम इसको उतार लेना, इसको ले लेना, इसका क्या कहते हैं वो जो बोर्ड होता है ना, इसका अपने पास रखना, ये रखने वाला है ये, क्योंकि हर बच्चे के पास होना चाहिए। मेरे जो बच्चे होते हैं ना ओहाना के, ओहाना क्या होता है? माई फैमिली वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो उस ओहाना के हर बच्चे के सामने ये आपको मिलेगा, ये उसकी जहाँ स्टडी टेबल है उसके सामने ही मिलता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए, पूरी लाइफ में काम आएगा आपको। केवल एग्जाम में तो अच्छा आएंगे नंबर, लेकिन लाइफ भर सहारा रहेगा। आप देखना बच्चों के कमेंट जब बताएंगे आपको, जिन जो सिलेक्ट हुए उनके भी देखना कमेंट्स, आप बच्चों के कमेंट देखना, पता चलेगा आपको क्या है इसका मतलब, मैं क्या कह रहा हूं। तो अब जो आप करना चाह रहे हो जिंदगी में, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा भाई क्यों आरएएस बनना चाहते हो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा, आपकी बातें जो है वो नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छी बातें हैं वो, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज सिखाऊंगा जो कि कोई बच्चा नहीं बोल रहा होगा। तो हमने अगर ये सीख लिया तो अब हम क्या करना चाहते हैं? बोर्ड बड़ा अच्छा है, पता आपको, पढ़ाने में बहुत मजा आता है इस बोर्ड से। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपको बहुत मार्क्स देगी, लिखित में एज वेल एज इन इंटरव्यू। क्या हुआ बेटा? कोई कंफ्यूजन हो कहीं तो बता देना मेरे को। मुझसे कोई पूछे भाई तुम क्यों आना चाहते हो आरएएस में, मैं माईमैन बनना चाहता हूँ। बच्ची होगी वो भी ये कहेगी मैं भी माईमैन बनना चाहती हूँ। तो एकदम बोर्ड वाले पूछेंगे माईमैन क्या बनना चाहती हो, तुम तो लड़की हो। या लड़के से ही पूछेंगे तुम माईमैन ये क्या कर रहे हो भाई? हमें तो कोई बता रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब है, हम गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये सुधार देंगे, हम वो कर देंगे, ये माईमैन की क्या बात कर रहे हो? तो जो बोर्ड के मेंबर होंगे ना वो सारे फोकस हो जाएंगे आपके पास, और जब आंसर में आप लिख रहे होंगे तो सडनली उनको लगेगा ये क्या लिख रहा है बच्चा। मैं जब कॉपियां चेक करता था बेटे यूपीएससी में और आरपीएससी में, मैं उन कॉपीज को नंबर ज्यादा देता था जो औरों से फर्क आंसर होते थे, उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे ना। बाकी रटे रटाए सबको देते जाएंगे, हाँ भाई 10 में से 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4, और कोई नई चीज दिखी, फर्क दिखा, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट दिखी, he will get 7 marks 6 marks, that is the difference। तो हम क्या बनना चाहते हैं? माई मैन। व्हाट हु इज माई मैन? पहले मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूं मन में, आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं।
आप एडीएम बैठे हैं बनेंगे, एसडीएम बैठे हैं चैम्बर के अंदर, बढ़िया सा चैम्बर है अपना शानदार सा। एक गरीब आदमी ने नॉक करा, पर्ची दी थी पहले आपको, पर्ची आई आपके पास, नॉक किया और आ गया अंदर। एक गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, स्मेल आ रही है उसकी बॉडी से, क्योंकि गांव से चल के आया है ना, 2 दिन लगे हैं उसको, यहाँ कहीं बाहर फुटपाथ पे सोया है। ऐसा नहीं है होटल के अंदर जा कमरा बुक कराया 6,000 रुपए रोज का, उसमें ठहर रहा है, गरीब है बहुत। वो जब आया जिसके बिल्कुल जूते खराब, नंगे पैर, गंदे कपड़े, स्मेल आ रही है बॉडी से, व्हेन ही एंटर्स योर रूम, उसको अगर ये कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस हो, ये बैठा है ना सामने, ये मेरा आदमी है, ये मेरा जो काम लेके आया हूं ना सही कानूनी, ये निश्चित रूप से करेगा, ही इज माई मैन। अब वो लेकिन माई मैन कैसे बना, कैसे बनेगा वो माई मैन? कैसे कोई एक गरीब आदमी एसडीएम के, एसडीओ के, एडीएम के, सीईओ के, बीडीओ के जब ऑफिस में घुस रहा है तो उसको एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा उसके मन में कॉन्फिडेंस? ईएफडी से बताना है आपको, बताओ क्या है, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? जो आप लोग पहले उत्तर भी देने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे क्या होगा इसका? सिंपल सिंपल चीज है, जैसे कि हम ईएफडी में बात कर रहे थे, अब इसको हम फैला के देखना चाहते हैं। अर्थात ये वो एसडी होगा जो कि कंटिन्यूअस लेवल पे गांव में जा रहा होगा। आप जानते हो इस दरी को क्या कहते हैं? जब इस जमीन पे बैठते हैं तो राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? नीचे जमीन पे दरी बिछाते हैं, नहीं बिछाते हैं, बैठते हैं इस पे, क्या कहते हैं उसको? कोई गांव का नहीं है? नहीं, दरी को कुछ और कहते हैं बेटा। कोई है गांव का रहने वाला? कोई गांव के नहीं है? क्या? वो एक जब भी सही वर्ड बताया, और बताओ। जब गांव वालों के साथ नीचे बैठ के बात करते हो उसे क्या कहते हैं गांव में? जब उसके गांव के पेड़ के नीचे बैठे हुए रात को जब बात कर रहे होते हैं लोग, तो किस पे बैठते हैं? ढूंढना, ढूंढ के बताना है। हाँ कट्टा ठीक है, उस पे बैठते हैं, क्या कहते हैं उस सिस्टम को? जाजम। सब यूज करते हैं गांव के अंदर जाजम। जाजम वो जगह होती है जहां पे नीचे ही जैसे एक एसडीओ है, एक तो क्या होता है, आप गए पटवारी का, वहां पटवार घर होगा, पटवारी की टेबल चेयर सब कुछ लगी होगी, आप उस पर बैठ गए जाके, और लोग आ रहे हैं अपनी शिकायतें सुनाने आपको, तो वो तो नीचे बैठेंगे बेचारे, उनको जूते बाहर निकालने पड़ेंगे। आपके जब बाहर सामने दरी बैठी हुई बिछी हुई है, वो आ रहा है गरीब आदमी, तो उसको पहले जूते तो बाहर उतरवा देंगे, तुम नीचे बैठो और मैं तो यहाँ पर टेबल और चेयर पे बैठा हूँ। डिफरेंस क्रिएट कर लिया ना आपने उसके, कॉमन आदमी के और अपने बीच में तो इतना डिफरेंस क्रिएट कर लिया। माई मैन नहीं बन सकते आप। माई मैन बनने के लिए आपको उसी जाजम पर बैठना पड़ेगा। आपको पता है जब मैं जाता था ना, तो मुझे छू कर देखते थे लोग, तो रात को जाता था मैं 10-11 बजे, उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के साथ नीचे बैठता था, वहीं गांव में स्कूल के अंदर रहता था जहां ना टॉयलेट ना कुछ ना कुछ, वो मुझे छू के देखते थे, एक्चुअल में छू के देखते थे, क्या ये असली है क्या, ये इस तरह कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये आदमी, पागल है क्या? तब वो मुझे अपने दिल की बात बताते थे, अपनी परेशानियों का बयान करते थे, फिर मुझे वो रियल चीज बताते थे कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या ये मकान बन रहे हैं हमें जो मिल रहे हैं, कैसे सड़े मकान मिल रहे हैं, कैसे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो चीजें होनी चाहिए कैसे गंदी हो रही हैं, क्या ये टॉयलेट्स बना दिए, इसके अंदर पाइप तो लगाया नहीं, साहब कैसे जाएगा, कोई खाली पड़े हैं, सड़ रहे हैं, लोग इनको अपनी बकरी बांधने के लिए काम में ले रहे हैं। इट्स अ पॉइंट। तो जब आप ये अंडरस्टैंड करने लग जाओगे लोगों के साथ, तब लोग आपको आइडेंटिफाई करने लगेंगे खुद के साथ कि हाँ यार ये सही आदमी है बिल्कुल। और फिर
आपके पास जब अपनी शिकायत लेके आएंगे ना, कि जब यहाँ आप बैठे हो अपने ऑफिस में, उनको लगेगा मजा आएगा, अरे यार ये तो अपना ही तो आदमी है, दैट इज द कॉन्फिडेंस। अब इस अपना आदमी का होने का फायदा क्या है, माई मैन बनने का क्या फायदा है आपको? सबसे बड़ा आपको क्या फायदा होगा इसका? आपने एक तो आपकी जो बेसिक फायर है उसको तो आप यूज कर ही रहे हो, बट और क्या फायदा होगा इसका बहुत बड़ा? वो आदमी जो गरीब है ना, ये वो गांव में जाके आपका एम्बेसडर बन जाएगा। प्रशासन का एम्बेसडर गांव के अंदर दूर बैठा है, अरे वो रामचंद्र है ना, फोन करेगा, सर यहां पर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होने वाला है, ना तो एसएचओ को पता है ना और किसी को पता है, आपको वो सबसे पहले आपको बताएगा। माई मैन बनने का ये बहुत बड़ा फायदा। दूसरा, इतनी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, जैसे बच्ची का एटीएम सुधार करेंगे, वो करेंगे, कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा, वो बताएगा। अभी नाली बननी थी ना, नीचे केवल कंकड़ बिछा दिए हैं, उस पर रेत बिछा दिए साहब, कुछ नहीं यूज हो रहा है उसके अंदर। ही विल बिकम योर कम्युनिकेटर। जो कोई भी सूचना आपको नहीं देने वाला होगा, वो सूचना आपको डायरेक्ट मिलेगी। इसलिए हमें इस ईएफडी को यूज करते हुए माई मैन बनना है कॉमन गरीब आदमी के लिए। कुछ आया समझ में? यह है जिंदगी का असली रास्ता एथिक्स का। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर एंड अपना कोर्स ऑन एथिक्स। आपको बहुत मजा आएगा। One of the examples is Beach Joseph, जो पहले पास में कमिश्नर थे, जब बीके सिंह जो एसओजी के वो हाइक करते थे। सर, do you think the same कि हाँ वो काफी ethical? हाँ है ना, मेरे खास ऑफिसर्स रहे हुए हैं लोग। बीजू उस समय वहां होता था भरतपुर के अंदर, डीआईजी, मेरा बड़ा फेवरेट ऑफिसर था ये। मैं हमेशा उसको वसुंधरा राजे जी के साथ मिलाने ले जाता था कि मैडम ये अपने लिए बहुत पॉजिटिव ऑफिसर है, फिर उसको हम लेकर आए जयपुर वापस। क्योंकि सरकार के अंदर ये तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जब आप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट हमेशा अच्छे ऑफिसर्स को भी चाहती है। जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, चल ही रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार अच्छे ऑफिसर्स के बिना नहीं चल सकती। क्योंकि सबको चाहिए ना अच्छा ऑफिसर। सब ये थोड़ी चाहेंगे जैसे पहले था यहाँ पे कमिश्नर, इसका काम यही था कि कब्जे कराना जमीनों पे, कब्जे छुटाना, उसके पैसे लेना, उसके पैसे लेना, उसके पैसे लेना। एक दिन मेरे साथ नवदीप जी बैठे थे, नवदीप जी डीजी पुलिस थे, तो मेरे कमरे में बैठे थे, वहां पर हम लोग लंच ले रहे थे। तो नवदीप के पास फोन आया कि एक पुलिस कमिश्नर जो है जयपुर में इस समय, उनकी एक गाड़ी आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, उसके अंदर पैसा है उनकी खुद की गाड़ी में काफी सारा। देन इन्होंने इमीडिएटली एसीबी को लगाया उनके पीछे। उनके खबर लग गई एसीबी, क्योंकि वो कमिश्नर था, वो पैसे खा रहा था बहुत पैसा, वो बांट भी रहा होगा ना, बटने दूसरे लोगों को भी खाने दे रहा होगा, उसको खबर मिल गई उसको। तो उसने उस पैसे को उन दो गाड़ियों में से एक में रखवा के और गायब कर दिया दोनों गाड़ियों। खुद जब उसको जाके एसीबी ने घेरा, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये ईएफडी याद रखिएगा। अपने जो एथिक्स का पेपर आएगा ना, इसमें इन सब चीजों को लिखेंगे अपन। दूसरों से फर्क होंगे हमारे आंसर्स, दूसरों से ज्यादा नंबर आएंगे। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? तो ये मैंने आज शुरुआत कराई है आपको एथिक्स की कोर्स की, जिससे आपको पता रहे कि हम एथिक्स में, अब देखो डिस्कस ना बाई नहीं करना चाहता, वो तो मेरा बहुत ही क्लोज था वो, इसलिए मैंने उसके बारे में बोल दिया है ना, अदरवाइज इंडिविजुअल के नाम वो तो मैं बहुत, मेरा मतलब बहुत ही क्लोज। नवदीप मेरा बैचमेट है, मेरा बहुत दोस्त है, उसकी बेटी अभी आईएएस की तैयारी भी कर रही है, तो मुझसे पढ़ रही है वो। हाँ वो अच्छा, आपने सही नाम बताया, सही आदमी का सही नाम बताया। ठीक है फिर, तो दिस इज हाउ वी शैल स्टडी। और मैं एक क्लास सोच रहा हूँ उसकी भी लूँगा, आपको साइंस टेक्नोलॉजी की भी लूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ाऊंगा। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं।
रटना फटना से कुछ नहीं आते, अब नहीं आएंगे रटने वटने। आई थिंक एक क्लास में कल या परसों, कल ही लूंगा शायद, साइंस टेक्नोलॉजी की लेता हूँ एक, इसमें आपको बताऊंगा बेसिक फंडामेंटल। फिर आपको आश्चर्य होगा कि इसको तो बायोलॉजी में पढ़ी नहीं है इसने, ये बायोलॉजी समझा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। लर्न एवरीथिंग, ठीक है, मजा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।